के समीकरण एक समान त्वरण की गति की समीकरण, जो आपका पहला समीकरण है। पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी। और दूसरा समीकरण जो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए अभी हम अगर बात करें समीकरण नंबर एक का डेरिवेशन, हम अवकलन विधि से या समाकलन विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं समीकरण का निर्माण। तो एक समान त्वरण यानी a इक्वल टू dv बाई dt, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू dv बाई dt को लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt। ठीक है, dv इक्वल टू a dt। तो हमें इसको क्या करना है, समाकलन लेना है। तो देखना इसमें जो होगा वेग का परिवर्तन कहां से होगा, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, और समय का परिवर्तन कहां से, 0 से t तक। तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा v से एक कांस्टेंट है dt का, तो हो जाएगा dt का हो जाएगा t, तो वहां से 0 से t तक। तो इसको हम पुनः लिख लेंगे, तो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ हम और लिख सकते हैं, आप समाकलन को ओपन कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा v माइनस u इक्वल टू a t माइनस 0, या इसी को हम लिख सकते हैं v माइनस u इक्वल टू a t, या v इक्वल टू u प्लस a t। ये हो गया हमारा गति का प्रथम समीकरण। ये हमारा हो गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम निकाला जाए गति के द्वितीय समीकरण को, गति के, तो इसको आप लिख लीजिए, गति का ये प्रथम समीकरण हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, इसका एक आप ग्राफी विधि होता है, यदि ग्राफी विधि भी बताएंगे। अभी आज के लिए इतना ही जानिए कि आपको कलन विधि से, यानी किस विधि से, समाकलन विधि से, समाकलन हम यहाँ पे समाकलन विधि से बात कर रहे हैं। तो आगे अगर हम बात करें, जैसे अगर ये क्या है हमारे पास जो होता है v क्या है, अंतिम वेग, v है अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एकदम विस्तार से, एकदम निम्न लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको उच्च लेवल तक ले चलेंगे। परंतु अभी निम्न लेवल से पहले कहते हैं ना कि अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आप जो पौधा होगा मजबूत होगा। ठीक है, अब देख लीजिए a क्या है, a हमारा त्वरण है, और हमारे पास जो t है वो क्या है, समय। क्या है, समय। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय समीकरण। ठीक है, इसको आप क्या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अभी बात करते हैं दूसरे समीकरण का। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा जो होता है वेग का समीकरण, एक समान वेग का समीकरण होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक समान वेग का, एक समान वेग, तो v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt। तो इसको लिख सकते हैं dx बराबर v dt। जबकि हम v बराबर पांच के पहले समीकरण में हमारे पास क्या है, हमारे पास हो जाएगा या हो जाएगा dx इक्वल टू v को जगह रख देंगे u प्लस 18 into dt। ठीक है, तो dt को इसके साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे dx बराबर
यहाँ पे हम इसको अगर समाकलन चिन्ह लगा लें और यहाँ पे भी लगा लें तो हो जाएगा u dt प्लस at dt। अब देख लीजिए ये कहाँ से होगा, विस्थापन होगा शून्य से x तक या s तक मान लेते हैं, ठीक है। अगर s मान ले या x मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके बाद ये वेग क्या है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, समय कहाँ से 0 से t तक। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं 1dx होता है, तो ये हो जाएगा x तो 0 से x, और आपके पास ये हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे t नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ut, u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो u को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने लिखा है, ये क्या है, समय है ना 0 से, क्योंकि यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट है dt के सापेक्ष, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, आप लिख सकते हैं u, उसके बाद t का समाकलन हो गया 0 से t प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट निकालिए तो हो जाएगा t² / 2 × 0 से t। तो इसको पुनः लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x - 0, ठीक है, इसको ओपन कर देंगे इक्वल टू, दूसरे वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा u, और उसके बाद लिखेंगे t - 0 क्योंकि इसका लिमिट हटा दिए, और प्लस a, यहाँ पे वही t² / 2 - 0, देखें तो हमारे पास x = ut प्लस ½ at²। ठीक इसी प्रकार से था, हमने यहाँ पे दूरी को क्या माना है, x, दूरी क्या है हमारी, x है, तो इसी प्रकार से उसको लिखते हैं s मानते हैं, तो s = ut प्लस ½ at², या करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा s है, s क्या है, दूरी, s क्या है, दूरी है, और सब कुछ वही है, ठीक है। s यहाँ क्या है, दूरी है। तो इसको आप लिख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको तीसरे समीकरण का डेफिनेशन बताते हैं। तीसरा समीकरण हमारे पास, प्रथम समीकरण क्या था, प्रथम समीकरण था v = u प्लस at। अब यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा v² = u प्लस at का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करके v² क्योंकि इधर हो जाएगा u² प्लस a² t², ठीक है। और पुनः देखिए प्लस का क्या हो जाएगा u at 2u at। अब देख लीजिए, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2u प्लस at, आपका यह सिंपल होता है क्या, यह सिंपल है ut प्लस ½ at²। तो देख रहे हैं हमारे पास v² है, ये यहाँ पे a और t, a u at आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो या हम इसको और हम कर सकते हैं, हमारे पास देखिए u at है, तो a यहाँ पे कॉमन करते हैं v² = u² प्लस, हम अगर यहाँ पे क्या कॉमन कर ले a और t अगर कॉमन कर लेते हैं, या a का कॉमन करते हैं, यहाँ a को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, या आप यहाँ पे 2 भी कॉमन कर लीजिए, ठीक है, 2 और a कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे 2 का भाग कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 का गुणा करके भाग कर लिए हैं, तो चलिए ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बचा क्या 1/2
टू ए टी स्क्वायर प्लस आपके पास बचा क्या, यहाँ पे 2 निकल गया, आपके पास बचा यू टी। ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है। तो इसी लिए हम यस रख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गत का तीसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा s, और किसके था, s के बराबर था, तो हमने इसको s के बराबर कर दिया। ये हमारा हो गया गत का तीसरा समीकरण। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करिए। अगर आपको जो नहीं आता है आप कमेंट में हमें लिख के भेजें, हम आपको उसका जवाब देंगे। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो अभी हम समझ पाएंगे कि हाँ आपको क्या बात नहीं समझ आ रही, वो आप मुझसे अगर कमेंट में लिख के पूछेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर 78 97 77 18 75 पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे। चलिए आप अपनी बात समझ आ रही है तो चलिए अभी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में बात कर लेते हैं। इसके अधीन गति में क्या होता है, कोई भी पिंड क्या है, गुरुत्वाकर्षण यानी जी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का समीकरण, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का समीकरण। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, ऊपर से नीचे की ओर बात करें तो ये पिंड ऐसे दिखना, ये ऊंचाई है h, यहाँ से पिंड कोई गिरा रहे हैं नीचे की ओर, ठीक है, और ये यहाँ पे आगे पहुंच रहा है। यहाँ से जब छोड़ा गया तो प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, और यहाँ पर जब जमीन पर पहुंचने लगा तो कुछ यहाँ पे वेग v हो गया, कुछ यहाँ पे वेग v हो गया। ये पिंड किसके कारण नीचे आ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण g के कारण, गुरुत्वाकर्षण g के कारण नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, तो v इक्वल टू u प्लस gt। जब पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस gt। अब बात करेंगे आपका प्रथम समीकरण हो गया। अब अगर बात करें द्वितीय समीकरण में क्या था, सरल मौसम गति में जो आपका जो सरल रेखीय गति था उसमें क्या था, s इक्वल टू था, उसमें आपका था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वहां पे क्या था, त्वरण था, त्वरित कर रहा था, दूरी s थी। अब यहाँ पे कौन सी दूरी है, h है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि गति का तृतीय समीकरण गुरुत्वाकर्षण के अधीन तब जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तब हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यानी आप कर सकते हैं गति का पृथ्वी तल से ऊपर की ओर अब जो है हमारे पास कोई भी धरातल बिंदु से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, किस वेग से फेंका जा रहा है, u वेग से फेंका जा रहा है, और यहाँ तक पहुँचते पिंड का वेग v बराबर हो गया 0, और
ऊंचाई दिया है h, ऊंचाई कितना दिया है h। अब देख लो क्या होता है, गति का जो प्रथम समीकरण होता है, समीकरण प्रथम होता है v इक्वल टू u माइनस gt। माइनस gt क्यों रख रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की तरफ कार्य करता है और पिंड कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। वह ऊंचाई पर जाते जाते उसका वेग क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका वेग शून्य हो जाता है और पुनः पिंड क्या करता है, नीचे आना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए पहला समीकरण ये हो गया। और द्वितीय समीकरण की बात करें तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। और करके तीसरे समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गया तीसरा समीकरण, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अगर यही कहा जाए कि कोई पिंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, यदि g का मान क्या ले लिया जाए 10, तो कहा जाए कि 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, तो बताइए अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा। तो हम यहाँ लगा सकते हैं हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v स्क्वायर यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, 15 का वर्ग माइनस 2 h का मान हमें मालूम है, तो लिख सकते हैं h बराबर 15 बटे 2 गुणे 10, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देख लो 2 दूनी 4, 15 दिया 45 बटे 4 और 11 चौक 44.5, क्या आ जाएगा मीटर, 11.25 मीटर। तो देखिए ये आपका हो गया h का मान हो गया। अब कहा जाए कि कितना समय लगा अंतिम वेग शून्य होने में, कितना समय लगा, यानी अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा। तो v इक्वल टू u माइनस 15 माइनस 10 t, तो t बराबर 15 बटे 10 में 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। इसको आप लिख लीजिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर।